नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है इस पर चर्चा। और आज का जो टॉपिक है, आज जिस विषय के बारे में या फिर जिस मैं साफ-साफ कहूँ तो सीधा कहूँ, जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। दिवंगत अतुल सुभाष, जो उनका पूरा केस अभी चल रहा है, जिसके बारे में हर दिन कुछ नई जानकारी आती है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छाया हुआ है वो केस, उसके बारे में बात करेंगे। मगर केस काफ़ी बड़ा है, उसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे एक लीगल एस्पेक्ट भी है, एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी जब हम सोचते हैं और एक समाज के स्तर पर भी जब हम सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कौन-सा पक्ष आज ऐसा होगा जिसके बारे में कुछ नया हमें पता चलेगा, या फिर कौन-सी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अपने विचार में कुछ तब्दीली कर सकते हैं, ताकि कुछ एक बेहतर हम अपनी व्यवस्था बना सकें, ताकि जिसके चलते आने वाले समय में किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी सब परेशानियों से ना जूझना पड़े, और अगर कोई परेशानियाँ आती भी हैं तो उसके पास कोई एक समाधान हो या फिर संबल हो, जो कि समाज ने दिया हो या फिर एक मानसिकता ने दिया हो। इसी सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील भारती, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर और वर्तमान में डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो नोएडा और एमएस टीवी। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं एस्टैब्लिश करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, देयर आर लॉट मेनी वर्टिकल्स टू दैट केस। तो जब हम बात करते हैं तो सुभाष के केस की, क्योंकि आप एक लीगल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आप आते हैं मीडिया जगत से। विच एस्पेक्ट ऑफ दिस केस यू गोइंग टू टॉक अबाउट? किस बारे में बात करेंगे? आपकी समझ जो है वो क्या है? देखिए हर्ष, ये जो अतुल सुभाष का जो पूरा मामला है, ये बेहद दुखद, शर्मनाक और मैं ये कहूँगा कि शायद किसी भी नौजवान के साथ में होने वाली एक ऐसी घटना है जिस पर मुझे लगता है कि पूरे देश के संवेदनशील लोगों को, विवेकशील लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और ये कहीं न कहीं एक इंडिकेशन है कि हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए, जिस पर एक तरीके से विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए खुले मन से। और कहीं अगर कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एज़ अ जर्नलिस्ट, जैसा आपने कहा, तो मेरे मन में एक दुःख था, एक पीड़ा है। अ, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजहें हैं? क्या कारण हैं? क्या इनको ठीक किया जा सकता है? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं विचार करना चाहता हूँ और चर्चा करना चाहता हूँ। सर, जैसा आपने कहा कि जो सामाजिक इसका एक पक्ष है समाज के तौर पे, तो उसी समाज की एक व्यवस्था है शादी। समाज बदल रहा है और समाज के इस परिवर्तनशील होने के साथ-साथ उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, उनमें भी परिवर्तन आना चाहिए। मगर शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आज भी चीज़ें बहुत पुरातन जो हैं उस व्यवस्था से चल रही हैं। अगर कोई निजी स्तर पे बदलना चाहता है वो अलग है। क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों के लिए शादी जो व्यवस्था है वो ज़िम्मेदार है? या फिर समाज के बदलाव के साथ-साथ शादी में जो बदलाव जिनकी आवश्यकता थी या जो हो सकते थे, उनका ना होना इसके लिए ज़िम्मेदार है, ऐसे सब केसेज़ के लिए? योर टेक। देखिए, अतुल सुभाष के केस में अगर देखा जाए, तो मैं शादी को कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि शादी एक बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है और इसमें पूरी दुनिया में, ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग शादी करते हैं और एक परिवार में रहते हैं। परिवार की अपनी महत्ता है, उसमें बच्चे हैं, एक जीवन है और ये बड़ी खूबसूरत सी व्यवस्था बहुत समय से चलती चली आ रही है। अब ठीक है कि समय-समय पर थोड़े बहुत कुछ बदलाव होते रहे हैं और जिनमें कि जैसा कि आपने कहा कि भई पुरातन जो शादी की व्यवस्था रही हैं, तो उसमें अपने जानकार लोग जो हैं, जो आस-पास के लोग जो थे, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जहाँ तक भी उनकी रीच थी, कोई बताता था, कोई देखता था, परखता था, तो इस तरह से होती थी। फिर जब शहरों में लोग आ गए, तो फिर शहरों में शादियाँ होने लगीं, थोड़ा-सा दायरा और बढ़ गया।
फिर शहरों से निकल कर के अलग-अलग शहरों के अंदर होने लगा और महानगर हो विदेशों गए तक फिर। मामला चला गया। और अब तो मामला जो है ऑनलाइन की शादी का है और ऑनलाइन शादी का ही एक केस है अतुल सुभाष का भी, कि जहाँ पे ऑनलाइन में 2 लोग एक-दूसरे को पसंद करते हैं और फिर उसके बाद उस शादी व्यवस्था के अंदर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि शादी को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में उसको ब्लेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और रहे हैं कि जिन्होंने इस पूरी की पूरी व्यवस्था में विश्वास रखते हुए समाज को एक अच्छे नागरिक दिए हैं। तो जो आप का सवाल है कि क्या शादी इसके अंदर कहीं न कहीं कुछ अपना रोल अदा करती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शादी का कोई पॉइंट इसके अंदर है ऐसा। डायरेक्ट कोई उसका वो है। जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, मगर उसमें सर एक पक्ष ये भी आता है, मैंने जो कहा कि वो एक सेट पैटर्न से चल रही है, क्योंकि विदेश में जो सा आपने शुरुआत में कहा कि शादियाँ होती हैं, तो विदेश में तो ये प्रीनप एक चीज़ बोलते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। आप हाँ पहले ही जी, लिख लेते हैं हाँ जी। कि भई अगर विच्छोह होता है, हुँ, तो उस परिस्थिति में भई ये लेके जाएँगे, ले मगर यहाँ हमारे यहाँ वो है नहीं। हुँ, हुँ, तो वो भी मगर क्योंकि वो लीगैलिटी की तरफ जाएगा, हुँ, हुँ, तो मैं हुँ, उसे हुँ, सामाजिक दृष्टिकोण से हुँ, हुँ, देखना चाहता था। ख़ैर, दूसरी चीज़, सर जो ये पूरा केस है जिसमें कि 84 80-84 मिनट का एक पूरा वीडियो है, हुँ, हुँ, अतुल हुँ, सुभाष हुँ, जी ने जो बनाया है हुँ, दिवंगत, और साथ में 24-23 पन्नों का एक वो हुँ, नोट है और 24वें पन्ने पर वो केसेज़ हैं हुँ, सारे लिखे हुए हैं। हुँ, क्या आपको लगता है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा एक पूरा सेटअप है जिसमें हम एक कोर्ट के बाद दूसरे कोर्ट में भी जा सकते हैं, हुँ, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो खुद ही हिमसेल्फ वाज़ एन एआई हुँ, हुँ, इंजीनियर, हुँ, हुँ, उसमें भी कोई व्यक्ति इस स्तर तक प्रताड़ित हो सकता है, महसूस कर सकता है कि वो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में हुँ, हुँ, फैसला ले, और वो भी इन परिस्थितियों में इस तरीके से? हुँ। देखिए, अतुल सुभाष का जो पूरा का पूरा मामला है, इसके इसमें अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है, उससे उसका भंग नज़र आता है कि उसका मोह जो भंग हो गया, मोहभंग विश्वास है, जी। एक विश्वास जो है वो उठ गया है, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था से। अ, अगर बहुत क्लोज़ली अगर देखें तो 2 साल के अंदर 120 डेट्स पढ़ना, हुँ, हुँ। जिनमें उसको जौनपुर बुलाए जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मैं इसको कहूँगा। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई आईटी इंजीनियर बैंगलोर में है, जिसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, जी। जो बहुत बड़ी टीम को भी लीड करता होगा। अगर उसकी इतनी अच्छी सैलरी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके अंडर भी काफ़ी लोग काम करते होंगे। मैं उस कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने उनको 120 डेट में जाने के लिए परमिशन दी होगी जी। और उनको इस मामले में सहयोग किया होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है 120 दिन, 120 तारीख जो पड़ी। 120 तारीख दिन नहीं, क्योंकि हाँ, आने-जाने में 2-3 दिन बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 120 तारीख पड़ने का अर्थ ये है कि बैंगलोर से व्यक्ति आएगा, वो फ्लाइट पकड़ के अगर जौनपुर में एयरपोर्ट नहीं है, तो वो लखनऊ एयरपोर्ट की सीधी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, वहाँ से वो बाय कार जाएगा या टैक्सी जाएगा, जो भी है, मैं हुँ, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ जाने के बाद भी, जैसा कि अतुल सुभाष अपने उस 90 मिनट के वीडियो के अंदर जो वो बताते हैं कि वहाँ पे कभी जज छुट्टी पर है, तो कभी कोई काम नहीं हो रहा है, कभी कोई सरकारी मामला है तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। नहीं तो और बहुत आसानी से डेट पर डेट दी जा रही थी और उसमें कोई हर्ष या कोई निष्कर्ष जो है वो निकल कर के सामने नहीं आ रहा था। ये बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सी एक सिचुएशन है ठीक है। कि आप 2 साल के अंदर 120 डेट भुगतते हैं और उसके बावजूद भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और जैसा कि अगर अतुल सुभाष के उस वीडियो का संज्ञान लिया जाए, उसमें वो कहते हैं कि जो जज हैं, वो उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड करती हैं। उनका जो अर्दली है या जो भी उनके साथ में हुँ, एक और व्यक्ति का उन्होंने नाम पेशकार, लिया है, पेशकार। पेशकार का जो उन्होंने नाम लिया है, वो हर व्यक्ति से 50 रुपए लेता है। अगर कुछ और मोटे-मुर्गे वो शब्द का इस्तेमाल करता है और उनसे वो 500 रुपए लेता है, 1000 रुपए लेता है। तो इस तरह की जो चीज़ें जब हुई हैं, तो वो एक तरीके से वो किसी भी व्यक्ति को जानबूझ कर को करके परेशान करने वाली बात है। अब आप देखेंगे कि उसने उस वीडियो में ये भी कहा है कि पहले जो डेट्स जो थी, वो एक अंतराल के बाद में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब उस पर प्रेशर बनाया गया, तो जल्दी-जल्दी डेट होने लगी। आप देखिए कितना बड़ा खेल है कि
एक व्यक्ति बैंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा है, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है, उसको आप जौनपुर में बुलाते हैं और वो भी जल्दी-जल्दी डेट्स, हाँ? जिसमें कि अगर वो वीकेंड भी काउंट करे, तो उसके बावजूद भी उसकी स्थिति नहीं है। क्या गुज़री होगी उस इंसान के ऊपर? आप कल्पना करें कि जब वो बैग लगाता होगा और जब जौनपुर पहुँचता होगा और वापस जाता होगा और उसका कुछ भी एक हिस्सा भी अगर उसके लॉ का या उसके कानून का या जो भी उसका केस चल रहा था उसको नहीं वो आगे बढ़ता होगा, तो द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही मस्ट हैव गॉन थ्रू, तो इसका एक अंदाज़ा जो है लगाने की आवश्यकता है। नो वंडर कि उसने जो सबसे पहले जो नाम लिखा है, अभियुक्त में जो नाम उसने दिया है, तो उसने जो जौनपुर कोर्ट की जो फैमिली कोर्ट की हाँ, जज। फैमिली कोर्ट की जो जज हैं रीटा कौशिक, उनका नाम उसने लिया है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा तंग हो चुका, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका होगा, इतना ज़्यादा वो अ, मतलब बेइंतहा, है नहीं? कि भई ऐसा क्या उससे मतलब उसने ऐसा कर दिया है कि जो उसको इस तरह की सज़ा दी जा रही है। बिल्कुल। वो ये कहती हैं कि वो अपने वीडियो में बताता है कि अभी तक आपने आत्महत्या नहीं की। अब आप कल्पना करिए कि इस तरह की व्यंग्य बाण जो चले, एक अकेला व्यक्ति उसमें जूझ रहा है। उसने कहा आगे भी फर्दर वीडियो के अंदर कि मैं पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। अब मेरे जैसा व्यक्ति और कर भी क्या सकता है? ये जो एक फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है जिससे वो गुज़रा, इसने इन सब बातों ने उसको ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। प्रश्न यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि इनकी जो माँ है, निकिता सिंघानिया की, वो स्वयं भी एक माँ है, एक बेटी और एक बेटे की। क्या किसी दूसरे बेटे के बारे में आपको ये कहते हुए, यानी आपको ज़रा भी शर्म या लाज या कुछ भी, मतलब कितने आप हृदयहीन हैं, कितने आप असंवेदनशील हैं। इससे पता लगता है कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, किस हद तक हमारा समाज गिर गया है। कि जो दूसरा का बेटा है वो कौन वो अतुल अतुल सुभाष जो जो बेटा है अपने माता पिता का, कैसा बेटा है? उसके पिता बताते हैं कि वो 3 वर्ष की उम्र में बहुत इंटेलिजेंट था, उसको 3000 स्पेलिंग याद थी। वो बताते हैं कि किस तरीके से पूना जाता है वो बताते हैं कि पूना जैसे शहर में 1000 और 2000 रुपए से क्या होता है, लेकिन वो पैसे भेजते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत कम खर्च किया करता था। बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड बच्चा, हाँ, किसी का बेटा है, लेकिन आप उसको उकसा रहे हैं आत्महत्या के लिए। हुँ? उसके बाद जो परिवार घनघोर गरीबी में रहा हो और उनका बेटा बैंगलोर में जाकर के इतने बड़े पद पर वो काम करता है या इंजीनियर है, और वो अपनी वीडियो में स्वयं बताता है कि भारत में कुछ गिने-चुने मेरे जैसे इंजीनियर्स हैं। आप देखिए, देश का कितना बड़ा लॉस है। एक परिवार के संस्कार, उनकी आप देख लीजिए, अतुल सुभाष का भाई जब बात करता है तो वो एक वेल बिहेव तरीके से बात करता है वो कहता भी है कि जब अंतिम इच्छा वो बता रहा है कि भाई मेरा जो बेटा है उसको मेरे घर वालों को सौंप दिया जाए, क्योंकि मेरा भाई जो है एक अच्छा इंसान है, ही बिलीव्स। आपने एक ऐसे बेटे को, उसके ऊपर आप कितनी हृदयहीन है कि आपने उसको मरने के लिए उकसा दिया। कितनी कठोर हैं आप, कितनी नाटकबाज हैं आप। आप वो एक जगह वीडियो में बताता है कि उन्होंने इनकी जो निकिता सिंघानिया ने पैसे मांगे क्लाउड किचन खुलवाने के लिए, है कि बेंगलोर में उनका जो साला है वो क्लाउड किचन चलाएगा वहाँ पे और ये 50 लाख रुपए देंगे। जब इन्होंने मना कर दिया, तो लॉकडाउन का समय था, तो इन्होंने नया नाटक किया कि इनको सांस नहीं आ रही है, तो उन्होंने अपनी माँ को बुला लिया। हुँ। पूरे केस में आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष जो है उसके निकिता सिंघानिया के साथ जो संबंध है वो शुरू से ही गलत है, ऐसा नहीं है। एक बेटा भी पैदा हुआ है, वो कहता भी है कि ठीक-ठाक चला, कुछ समय कुछ ये हुआ, वो हुआ, ठीक थी। निकिता सिंघानिया में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला जो बिगड़ता है, उनकी माँ की वजह से बिगड़ता है। माँ चली जाती हैं, उनका इंटरफेरेंस, वो चले जाना, अपने बेटे को सेट करवाना, ये सब जो चीज़ें हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, जो
जो माँ की जो दखलंदाजी है, एक अच्छे भले व्यक्ति के जीवन में आपकी दखलंदाजी बनती है क्या? आप क्यों वहाँ पर जाकर के अपने बेटे को आप खुद सेट करिए कि वो जाकर के 50 लाख रुपए लगाएँगे, उससे पैसे की डिमांड करना। पूरा मामला जो है वो उनकी माँ की वजह से बिगड़ना शुरू होता है। बच्चे चाहे जितनी भी उम्र हो, जैसी भी हो, कहीं न कहीं माता-पिता की बात तो सुनते ही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि निकिता सिंघानिया भी अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में इतनी आ गई कि उनको ये भूल ही गई कि ये मेरा पति है, ये भूल गई वो। और फिर जिस तरह के मैसेजेस सामने आ रहे हैं कि भई तुम वो कहता है कि अतुल सुभाष की भई अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी? तो क्या बोलती है कि नहीं पार्टी तो होगी, क्योंकि जो तुम्हारा वाला जो पैसा है, तो उससे हम पार्टी करेंगे और जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप भी मर जाएगा। हुँ? तो वो पैसा और भी आ वो जाएगा पैसा भी आपके हमारे पास। पास है तो पार्टी तो होगी। आप कल्पना कीजिए, रिश्तों की जिस कदर धज्जियाँ उड़ी हैं, इस पूरे के पूरे मामले के अंदर, आप इंसान कहलाने लायक हैं क्या? आप उसको आपने 9 केसेस डालकर घेरा घेरा हुआ है। आपने एक ऐसी जज के साथ में साठ-गांठ की हुई है, अगर माने तो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो कह रहा है कि जो 5 लाख रुपए माँगती है, जल्दी-जल्दी उसको डेट्स पर बुलाती है। आपने क्या समझा हुआ है? आप देश के एक बहुत ही सम्मानित एआई इंजीनियर के साथ में डील कर रही थी मैडम। एक सपना होता है किसी परिवार का। अतुल सुभाष के का पूरा अगर देखा जाए, वो एक अच्छा बेटा है, पारिवारिक लड़का है, मेहनती है, प्रतिभाशाली है, अपनी पत्नी को सपोर्ट करने वाला है, परिवार की संस्था में विश्वास रखने वाला है, अपने बेटे को अच्छा नागरिक बनाना चाहता है, खुद पैसे एक अच्छा कमाना चाहता नागरिक है। है, अपना एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। आपको अगर 5-5 दिन नहीं नहाती हैं, तो गलती तो आपकी है ना ये। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में कहा है। हाँ, बाकी और सारी जो चीज़ें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं बोलने की है, उसने नहीं बोली हैं। बट पॉइंट ये है कि उसके अंदर आप देखिए, वो तो एक मैं तो कहूँगा वो देशभक्त भी है। इतना बड़ा एआई इंजीनियर वो छोड़ करके विदेश में भी चला जा सकता, किसी भी कंट्री के अंदर जाकर के काम कर सकता है वो। अच्छा पैसा मिलता है अच्छा उसको। पैसा मिलता, लेकिन उसने अपने देश को ही चुना। आपने एक ऐसे नौजवान की हत्या करवा दी, उसका मर्डर करवा दिया कि वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया। मर्डर करवा दिया मतलब? मर्डर करवा दिया मतलब मर्डर उसने खुद अपना किया ना, आत्महत्या उसने की ना अपनी। हुँ। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अतुल सुभाष की आत्महत्या उस दिन नहीं हुई, वो हर रोज़ आत्महत्या कर रहा था। वो बहुत पहले ही मन बना चुका था। बहुत पहले वो समझ चुका था, अगर उसके उस पर दें कि जस्टिस इज़ ड्यू। और दूसरा उसका स्टेटमेंट जो था, दिस एटीएम इज़ क्लोज्ड। आपने इंसान को एटीएम मशीन समझ लिया। आपको लगा कि ठीक है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, तो अब ठीक है, पूरा घर जो है आपका तर जाएगा। आपको शर्म नहीं आई? हाँ, सर इसका एक दूसरा पक्ष, मेरा एक दूसरा सवाल और इसी से जुड़ा हुआ वो ये कि जो ऐसा आपने अभी कहा कि अतुल सुभाष का जो जीवन था शुरुआत में ठीक भी चला और सब रहा। क्या इंटरफेरेंस की जो आपने बात कही, वो इंटरफेरेंस हमेशा आरोप लगता है कि मदर का इंटरफेरेंस जो है वो रिश्ते खराब करवाता है। अगर लड़के की तरफ से है इंटरफेरेंस तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज़ अ ममाज़ बॉय, कि भाई अपनी माताजी के उसमें रहता है तब रिश्ते खराब होते हैं। लड़की की तरफ से होता है तो कि भाई वो इंटरफेयर कर रही हैं। ये जो इंटरफेरेंस वाला है, क्या उसमें आदमी की अपनी इंडिविजुअलिटी खुद की नहीं है कि वो उसमें खुद का फैसला ले सके? इस केस को ध्यान में रखते हुए मैं एक-एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए हर्ष, अगर आप पूरा वीडियो देखें, तो उसमें वो शुरू ही करता है, इनिशियल जो हुँ। वीडियो का जो भाग है, उसके अंदर वो कहता है कि निकिता से जब शादी की बात हुई, तो वो शुरुआत में बहुत कम बोलती थी। तो उसको ऐसा लगा कि लड़की अगर कम बोलती है, तो ये वाइज़ होने का निशान है।
हाँ, कि वो बुद्धिमान लड़की है, कम बोलती है, सोच समझ के बोलती है, कोई भी अच्छा लड़का सोचेगा। अतुल सुभाष ने भी सोचा, लेकिन इसके पीछे जो ज्ञान है, वो कहीं से तो आ रहा होगा। कि अच्छा कम बोलना है कम अभी। बोलना है। भई, अच्छा। बाद में आप अगर देखें तो पूरे इन्फ्लुएंस में निकिता दिखाई देती हैं, अपनी माँ के। तो शुरुआत से ही आप देखिए ना, पूरा पूरा प्लान जो है, बाद में उन्होंने पता लगा कि उसने कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला बंदा हूँ, तो मुझे लगा कि ठीक है। बाद में उसने ये भी कहा जब वो हनीमून पे गए कि वो तो शादी नहीं करना चाहती थी। अच्छा। वो कहता है वीडियो के अंदर। उनकी माँ जो है या जो भी है, उन्होंने माई है आस-पास जो भी हैं, जो 4 लोग तो अभियुक्त हैं, चाचा जी की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो उसमें जो शुरुआत में जो नाटक है कि भाई बहुत कम बोलना, ये करना, अभी तुम्हें अपना इम्प्रेशन बनाना है नहीं? शुरुआत में जाके अच्छा शुरुआत है। में जाकर के, हम्म। और बाद में आपका जो असल चरित्र है, वो निकल कर के सामने आ गया। हाँ, तो बात इसकी नहीं है कि देखिए, बच्चों से गलतियाँ होती हैं। जब आप शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जाते हैं, लड़की से भी गलती हो सकती है, लड़के से भी गलती हो सकती है। ठीक है नहीं? इनके बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे मोमेंट भी रहे होंगे। हाँ? कुछ सोच समझ के ही शादी की होगी। बट अननेसेसरी इंटेंशन जो है, वो इंटरफेयर करना, पैसे जो हैं एक्सट्रैक्ट करने का प्लान बनाना, अपने बेटे को सेट करना, उसका क्लाउड किचन खुलवाएँगे, अपना घर बनवाना। पहले वो बोलता 3 लाख रुपए दिए, उसके बाद 15 लाख रुपए दिए। बाद में फिर उन्होंने ये सारा का सारा जो लेन-देन है, ये सारा का सारा मैटर तो ये तो हस्बैंड वाइफ का मैटर होना चाहिए ना, पर्सनल मैटर। आप उसके अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आप उसके अंदर घुसने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब सीधा-सीधा है कि आपको अपने से मतलब है। नहीं, मगर सर उनका तो ये हो जाएगा फैमिली के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग एज अ फैमिली, भाई एट द एंड ऑफ द डे वी आर द फैमिली। हर्ष जी, अतुल सुभाष। अतुल सुभाष का अपना परिवार है। जी। उसकी एक अच्छी खासी नौकरी है, उसकी पत्नी है, उसका एक बेटा है। वो अपने बेटे को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है, जो उसकी लास्ट में भी एक इच्छा है। वो अपना देखेगा पहले, अपने आप को सिक्योर करेगा, अपने लिए एक खूबसूरत जीवन तय करेगा। हाँ, इसलिए वो भरपूर सपोर्ट भी कर रहा है घर के अंदर, जी। पत्नी को सपोर्ट कर रहा है। पत्नी जो झूठ बोला गया था, आप देखिए ना, झूठ की लड़ियाँ हैं। झूठ बोला गया था कि ये एनालिस्ट हैं, अच्छा। जबकि वो कस्टमर केयर में काम करती थी। बाद में जब उनको पता लगा कि भाई उनको डेटा साइंस और ये वो प्रोग्रामिंग उनको कुछ नहीं आता था, वो बोलता है वीडियो के अंदर। अच्छा। अतुल सुभाष जो हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, डेटा साइंस के बारे में सारा उनको नॉलेज देते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ में उनका इंटरव्यू करवाते हैं। हाँ, निकिता सिंघानिया को बहुत सारे इंटरव्यू दिलवाते हैं। वो बताते हैं, उसके बाद जाकर के एक्सेंचर जो कंपनी है गुड़गाँव में, उनका जॉब लगता है। एक पति और क्या कर सकता है? एक पत्नी को आउट ऑफ द वे जा करके, जानते हुए भी कि इन्होंने झूठ बोला था, ठीक है, ही एक्सेप्टेड। उसने कहा कि ठीक है, मैं बनाऊँगा तुम्हें, मैं तुम्हें खड़ा करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो। इसी भाव ने तो शायद उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया होगा ना, अब तो तुम मेरी हो। माताजी कहाँ से एंटर कर गई उसके अंदर? माताजी का क्या लेना-देना उसके अंदर? वो पहले अपने आप को देखेगा ना, अपनी फैमिली को अपने देखेगा। फैमिली को देखेगा, वो कर रहा था वो। माताजी की जो एंट्री जो है, माताजी सोच रही हैं कि भई एटीएम मशीन मिल गई है, एटीएम कार्ड है, कैश करिए। ये जो समाज के अंदर इस तरह के जो चरित्र हैं, इन्होंने ही विवाह जैसी संस्था को, शादी जैसी एक पवित्र संस्था को बदनाम किया है। जो आपका पहला प्रश्न था, व्यवस्था में गलती नहीं है। उस व्यवस्था को जो लोग चला रहे हैं उनमें। अच्छा सर एक चीज़ और है, जैसे कि पता चलता है कि 9 केस किए। पहले अपने फादर की डेथ का भी केस इनके ऊपर लगा दिया गया। बाद में पता चला कि 10 साल से वो उनका एम्स दिल्ली में इलाज चल रहा था। किसी भी परिस्थिति में सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब शादी होती है तो उसमें सब देखा परखा जांचा जाता है, यही एक एक वो होता है, यही माँ बाप का वो रहता है ध्येय कि हम देख के आएंगे करेंगे।
तो जब कोई व्यक्ति उस समय पर इतना भला मानुष और स्वयं देव मानुष दिखाई देता है, तो उसके बाद ये सडन ट्रांज़िशन कैसे आ जाता है? क्या वो एकदम दानव, क्योंकि जो उन्होंने केस किया उसमें बीके एकदम बिल्कुल दानवों की तरह वो उसे ट्रीट किया करता था शादी के बाद। तो ये ट्रांज़िशन कैसे होता है? क्या यहाँ पे भी छद्म आवरण है कि स्टार्टिंग में कोई अच्छा दिखा रहा है, बाद में निकला? या फिर क्या कारण है इसके देखिए, पीछे? हर्ष क्या होता है कि जो जब 2 व्यक्ति, मैं हमेशा से कहता हूँ कि दोनों 2 व्यक्ति की जो असलियत है, बंद 4 दीवारियों के बाद में पता चलती है नहीं? शादी एक ऐसा नारियल है कि ऊपर से बहुत कठोर है, अंदर क्या निकलेगा कुछ नहीं पता। हुँ, हुँ? ये जब 2 लोग साथ रहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ? हल्की-फुल्की नोक-झोंक, लड़ाई झड़क झगड़े इस तरह के हर बहसबाज़ी दंपति के बिल्कुल। अंदर ऐसा होता है। जी, लेकिन अतुल सुभाष के केस के अंदर अगर देखें, वहाँ सबसे बड़ा जो मैटर है वो पैसे का है। इट्स ऑल अबाउट मनी कि कैसे इससे क्योंकि पैसा इनको निकाल लिया ये जाए। पता लग गया अब, ये पता लग गया कि इस व्यक्ति के हर महीने बैंक में इतने पैसे आते हैं। अब ये जो पैसे आते हैं, यहाँ एक चीज़ ने जन्म लिया, वो जन्म लिया लालच ने, ग्रीड, ग्रीडी हो गए। जी, और ये क्यों? क्योंकि आपका अपना कोई संस्कार था ही नहीं, आपका अपना कोई स्टेटस था ही नहीं, आपकी अपनी कोई सोच थी ही नहीं, है नहीं? आपके अंदर वो पारिपक्वता, वो संस्कार, वो वैल्यूज़ थे ही नहीं आपके अंदर। आप अचानक ही बहक गए, आप तो मतलब बेहोश हो गए। जब आपको इस बात का पता चला कि हुँ, इतने हुँ। पैसे बैंक में आते हैं, तो हमारे पूर्वी निकिता इस निकिता अब तुम्हारे माध्यम से हुँ, हुँ, हुँ। तो सारी चीज़ें होंगी। अब हमारा गोलू भी सेट हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है कि आँखें फट गईं देख हाँ, के। आँखें फट गईं। हुँ, तो जिनका नाम गोलू है, उनके जो भाई हैं, हुँ, जिनको प्रेम से गोलू कहते हैं, जिसके बारे में अतुल सुभाष कहते हैं कि वो बहुत ही, उस पर तो मुझे दया आती है। हुँ, वो तो दया का पात्र है, नालायक। अच्छा। तो नालायक बेटा कैसे हो गया? सबसे पहली जो शिक्षा देती है वो तो माँ ही देती है ना, हाँ? और अगर नालायक भी हो गया तो इसकी बेटा ज़िम्मेदारी तो अतुल नालायक सुभाष पे था ही, कैसे? वो कह ही रहा है, हुँ, बट बेटी तो महानालायक निकली। बेटी ने तो अपने घर में भी आग लगाई, अपने पति को भी खोया, बच्चे की ज़िंदगी से भी खेलेगी, क्या-क्या नहीं होगा उसके साथ में। और दुनिया की निगाह में जो आप फेस करोगे, अतुल सुभाष को जो करना था किया, लेकिन वो चला गया। लेकिन और आपके साथ वो बच्चा पूरी आपकी लाइफ़ क्या शुरुआत जो झेलेगा? है, वो अब होगी। और हाँ, बच्चे की लाइफ़ विल बी स्कार्ड फॉर द एंटायर लाइफ़, बिल्कुल। क्योंकि वो जो वीडियो है पब्लिक डोमेन पे है। ये पूरा का पूरा मामला जो है, वो है कि बच्चों को संस्कार ना देना और खुद माँ को संस्कार नहीं होना। सबसे बड़ी बात तो ये है। कौन कहता है इस तरह से? किसी के बच्चे को अगर आप बच्चा नहीं समझ सकते, आपके अंदर इतनी ही अगर संवेदना नहीं है, था तो आपका भी बेटा ना वो। दामाद तो क्या हुआ? आपकी बेटी का हस्बैंड है। समझने के लिए तो बहुत कुछ समझ सकते हैं आप। नहीं समझते, आपने समझा नहीं ना उसको। आपने तो एटीएम मशीन समझ लिया। एटीएम मशीन समझ लिया, इसीलिए उसने कहा कि मैं अपना पैसा 3 करोड़ दूँ इनको और ये पैसा वही मेरे ऊपर इस्तेमाल करें। मेरे खिलाफ बिल्कुल। इससे पहले कि ये सब शुरू हो, ये तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ना ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी। और किसी न किसी को तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं समाज के अंदर, अतुल सुभाष को ये इस बात, उसने 120 डेट्स जिस व्यक्ति ने भुगती हों, जी, उसको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ चुका होगा कि वो इस पूरे के पूरे कुचक्र में फँसा रहेगा और इसी तरीके से मनी एक्सट्रैक्शन का जो काम है वो चलता रहेगा और इसी तरह का इनका अट्ठास चलता रहेगा। यहाँ कोई संवेदना नहीं है, किसी न्याय की उम्मीद नहीं है और इसी वजह से उसने फिर अपना एक दिन फैसला लिया और उसकी तैयारी करनी शुरू की। मरा तो वो बहुत बाद में है, मर तो वो बहुत पहले चुका। हाँ, आत्मा बहुत पहले, मगर शरीर का अंत जो है वो बाद में हुआ है। देह, जी, देह देह। का जो, देह को उसने नष्ट किया है 9 दिसंबर को
लेकिन उससे पहले जीवन जीने की चाह तो पहले ही मर जीवन गई। जीने की चाह इन लोगों ने छीन ली। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ अभी, क्योंकि जब से अतुल सुभाष का केस पूरा आया है पब्लिक डोमेन में, तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। जी। बहस छिड़ी है कि पहले एक आपने सुना होगा मी टू चला था हुँ, हैशटैग। हुँ, 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 अब लोग उसके एवज़ में, उसके विरोध में भी नहीं, उसी की तर्ज पर मैन टू चला रहे हैं। हुँ, और ये पूरी बहस है कि इस समाज में जो पुरुष हैं, हुँ, वो भी उतने ही प्रताड़ित हैं जितना कि कोई और महिलाएँ हों या फिर थर्ड जेंडर या कोई और। वो भी उतने ही प्रताड़ित हैं, मगर क्योंकि बहुतायत में जब प्रताड़ना कहीं होती है, कोई कैसा भी कोई कोई आपका कोई क्राइम कहीं होता है, तो उसमें अधिकांश पुरुष ज़्यादा होते हैं, क्योंकि संख्या में भी ज़्यादा हैं, समाज में भी निकलते हैं सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से उनको वो सारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर वो अपनी लड़ाई लड़ सकें और एक एक भारतीय नागरिक होने के नाते ससम्मान जीवन जी सकें। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए हर्ष, जो हमारा जो समाज है और ये पूरी दुनिया, मैं तो कहूँगा ये पुरुषों की बनाई हुई दुनिया है। पुरुषों के हाथ में सत्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी पुरुष प्रताड़ित हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। और पुरुष प्रताड़ना नहीं झेलते हैं, ऐसा भी नहीं है। हुआ ये है कि ये पुरुषों की बनाई हुई दुनिया में पहले बहुत सारे इस तरह के केसेस रहे, जिसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समय-समय पर जिस-जिस तरीके से केसेस आते गए, उस तरीके से उन्होंने संज्ञान लेते गए। संज्ञान लेते गए और उसमें लॉ बनाते चले गए। अब लॉ इतने से ज़्यादा हो गए कि भई अब स्त्रियों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार होगा, तो उसका संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट हुँ, और हाई कोर्ट लेगी लोअर कोर्ट ले और सकते हैं। तमाम तरह की जो संस्थाएँ हैं, वो भी बीच में मज़े लेंगी, अच्छा। है नहीं? ज़ाहिर-सी बात है कि भई तमाम सारी संस्थाएँ खड़ी हो जाएँगी, फिर वो झंडा उठा लेंगी, यही सब तो होता चला आया है। तो हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई माने या ना माने, लेकिन चीज़ें ओवरलुक हुई। और पहले आप देखिए कि पहले अगर दहेज का केस लगाया जाता था, तो पूरे घर को बंद कर दिया जाता था। उठा लिया जाता बाद था। में ये हुआ कि भाई देखिए, अब हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तो पहले आप दोनों से बात होगी, पहले सब लोगों को मत लपेटो, माँ-बाप को भी लपेट लिया ऐसे। तो धीरे-धीरे करके संवेदनशीलता न्याय व्यवस्था के अंदर भी आई, उन्होंने भी समझे, क्योंकि इस तरह के जब फेक केसेज़ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो झूठ और सच और दुनिया भर की सारी चीज़ें, और ये झूठ और सच होता कैसे है? ये सब जो है हमारे माननीय वकील साहब जितने भी होते हैं, तो वो सब ऐसा ज्ञान देते हैं कि भई आप ऐसे करिए और ये लगाइए, तब जाके मामला होगा, तब जाके ये होगा, और सारा मामला पैसे का है। उस लपेटे में एक हमारा नौजवान अतुल सुभाष, वो भी आया, क्योंकि ये पता था कि जब तक इस तरह के केसेज़ नहीं लगाए जाएँगे, हुँ। 9 केसेज़ से नहीं घेरा जाएगा, तब तक ये मुर्गी अंडा देगी नहीं। ये पैसा कैसे फेंकेगा? भाई 3 छोटे-मोटे रकम की बात तो है नहीं, 3 करोड़ की बात है। तो पैसा तो कैसे निकलेगा ना, किसी भी तरीके से जब तक आप टाइट नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा? दबाव बनाना पड़ेगा तो कैसे ना कैसे। इसी तरीके से जो न्याय व्यवस्था या बहुत जो हुँ, लोग हैं, उनको सबको ज्ञान दिया जाता है भाई कि आप ऐसे करिए तो तब होगा, ये हुँ, होगा, वो होगा, और ये सब हो जाता है, सबको पैसा दिखाई दे रहा होता है। हुँ, एक इंसान जो है वो किस मानसिक दशा से गुज़र रहा है, आप हुँ, कल्पना कर सकते हैं कि अतुल सुभाष ने 1 दिन पहले, और जिस दिन वो फंदा लगाने वाला था, उसका एक चार्ट बनाया उसने। जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो एक चार्ट बना हुआ था कि डे बिफोर सुसाइड से पहले एक चार्ट लगा हुआ था, और उसमें वो डन करता जा रहा था चीज़ों को कि मैंने ये कर दिया, ये मुझे करना था, बैकअप लेना था, डॉक्यूमेंट यहाँ पे करने थे, स्कैन करने थे, ये सारा जो भी है उसने किया। फिर वो दिन आता है जिस दिन वो आत्महत्या करता है। उस दिन भी उसने टिक किया हुआ है। यहाँ तक कि भी लिखा हुआ है कि जब उसने वो फांसी का फंदा बनाया है, वो भी बनाया हुआ है कि वो प्रिपेयर करना है, वो भी लिखा हुआ है उसके अंदर। उसको भी टिक किया है कि ये सब काम हो चुके हैं। फंड का लिखा हुआ है, किस-किस को इन्फॉर्म करना है वो लिखा हुआ है, सारा कुछ। आप सोचिए ना कि किस तरीके की प्लानिंग वो करने के बाद में वो इंसान जो है गया।
तो पूरी की पूरी व्यवस्था को अगर आप देखें, तो उससे परेशान होकर के उसको नहीं बनना था, एटीएम मशीन नहीं बनना था उसको। एक व्यक्ति को ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए, आप कल्पना करिए ना, एक व्यक्ति को ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है उसकी रिश्तों में, ज़िंदगी की रेलेवेंस नहीं है। सिर्फ जी। उसका पैसे की वैल्यू है, सिर्फ जो भी लड़ाई है, चारों तरफ से उसका मांस नोच रहे हैं लोग, पैसे पे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। हाँ? अगर उसको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी थोड़ी लिखा उसने कि अगर जस्टिस इज ड्यू, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, मेरी अंतिम इच्छा जो उसने जाहिर की है, हुँ, तो किसी भी अदालत के हुँ। गटर में मेरी अस्थियों को डाल दिया जाए, बनिस्बत की उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए। सोच सकते हैं आप? जिससे कि मैं ये समझ जाऊंगा कि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ये कहता है अपने उसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट में। लास्ट स्टेटमेंट। अच्छा सर, एक एक चीज़ और मैं आपसे, क्योंकि ये सब हम अभी तक सारी बातें कर रहे हैं तो सुभाष और इसके बारे में, एक बच्चा भी है जी। जिसको लेकर के 30 लाख रुपए वो मांग रहे थे उसके लिए, राइट्स के लिए कि आप मिल सकते हैं नहीं। और अपने डेथ स्टेटमेंट में उन्होंने यही बोला है, सुसाइड स्टेटमेंट में, कि मुझे याद भी नहीं है बच्चा कैसा दिखता है क्योंकि कभी लेके नहीं आया गया, कहीं फ़ोटो उसकी नहीं है, मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं शायद जानता होगा जो उन्होंने पूरा बोला है। इस पूरे केस का असर एक तो उस बच्चे पे अब किस तरीके से होगा, उनकी न्याय जिस भी तरीके से जिस तरफ भी हो, और दूसरा, क्या सर इस तरीके के केसेस में भी जो बच्चा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है किसी का उत्पीड़न करने का और किसी का उत्पीड़न होने का? बहुत बड़ा कारण होता है। ज़्यादातर जब बच्चे इस तरह के होते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो कायदे में तो ये होना चाहिए कि भई वो जो बच्चा है, वो किसी एक का नहीं है। अगर कोई कहे कि बस माँ का बच्चा है, तो सिर्फ माँ का बच्चा नहीं है, वो पिता भी उसके उतने हकदार हैं। अतुल सुभाष के केस में भी यही है, चाहे कोई भी पुरुष, क्योंकि उसको ये अधिकार है, वो अपने बच्चे से मिल सकता है। उसकी परवरिश, उसको प्रेम देना, उसको आगे बढ़ाना, उसको जीवन में सपोर्ट करना, ये पिता का अधिकार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलों के अंदर देखा जाता है कि बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, कस्टडी में मिलेंगे, पुलिस की कस्टडी में मिलेंगे। हुँ? मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। और दूसरा, जो आपका प्रश्न है कि क्या बच्चा उसमें हथियार बन जाता है? बिल्कुल बनता है उसके अंदर हथियार। क्योंकि उनको मालूम है कि जो भावुकता है या भावनात्मक पक्ष है, वो बच्चे के साथ पिता का होता है। वो जुड़ाव होगा ही होगा। उसको कैश करने का जी। प्लान पूरा चलता है कि भई इसको इस तरीके से तड़पाया जाए, इस तरीके से तरसाया जाए। हुँ, और इसमें बड़े सारे जो लोग हैं, प्रताड़ना एक ही तरह की नहीं होती है, बहुत तरह की होती है। अब प्रश्न, ये खेल तो ठीक है, जहाँ से भी खेला जा रहा है, ये जो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है हुँ। कि आप 2 समझदार व्यक्ति अगर अपनी संतान को इस धरती पर लेकर के आते हैं, जी। या नहीं, तो आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं? क्या समाज को एक अच्छा नागरिक देना चाह रहे हैं? क्या वो बच्चा आजीवन एक एक्सेस बैगेज पूरी लाइफ़ लेके इस जिएगा, बात का नहीं ढोएगा? क्या वो बच्चा जब जवान होगा, जो समझेगा ये सारी वो चीज़ों जब को। इन बातों को सब समझेगा, क्या उसको लगेगा नहीं कि मेरे पिता ने आत्महत्या की थी? और क्या वो रिश्तों में जा पाएगा? क्या वो ऐसा बच्चा हुँ, प्रेम जैसी खूबसूरत व्यवस्था, शादी जैसी व्यवस्था पर विश्वास कर पाएगा? क्या वो समाज को कुछ देने की स्थिति में होगा? अतुल सुभाष की जो उम्र है, मात्र 34 वर्ष की उम्र है। जी। अभी उसने अपना जीवन शुरू किया था। अभी वो बहुत कुछ कर सकता था। परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, देश के लिए, बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन आपने अपने लालच के चलते उसका
हुँ। गला जो है वो काट दिया। तो आपका जो ये प्रश्न है बिल्कुल कि बच्चे हथियार की तरह से इस्तेमाल होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप किस तरह के नागरिक इस देश को दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा, मैंने अपनी एक रील में कहा भी है कि इट इज़ बेटर, अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज़ बच्चों को इस धरती पर लाने की भूल ना करें। अलग हो जाएँ, वो ना करें। बिल्कुल। एक दूसरा ज़रा वही केस था जिसमें एक सीईओ थी जिसने गोवा में जाके अपनी 4 साल की बच्ची को ही उसका कत्ल कर दिया। क्योंकि डिवोर्स के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हर एक अल्टरनेट सैटरडे को जो फादर हैं वो मिलेंगे। तो हर सैटरडे को वो बच्चे को लेके कहीं चली जाया करती थी और जब बाद में दबाव बना तो वो गोवा गई, जाके गोवा में बच्चे को मार दिया केवल इसलिए कि वो पिता से ना मिल पाए। ये केस है, सीईओ थी, उनका पूरा केस आया था ये। तो क्या सर एक ये जो घृणा है किसी एक व्यक्ति के प्रति जिसकी संतान के साथ आप हैं, क्या इस स्तर तक बढ़ जाती है कि उसमें ना फिर बच्चा दिखाई देता है, ना अपना जीवन दिखाई देता है? ये घृणा कहाँ से जनित है फिर? देखिए, हर्ष, क्या होता है कि प्रेम का जो दूसरा, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरीके से प्रेम और घृणा, उसका जो दूसरा रूप है, प्रेम को घृणा बनते देर नहीं लगती। और जिस इंटेंसिटी के साथ में वो घृणा बनता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो अगर प्रेम है तो घृणा बनेगा। लेकिन मुझे निकिता सिंघानिया के केस में ये भी नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई प्रेम उस लेवल का था। उनका आपस का मामला नहीं है ये। ये तो बीच में कूदे हुए लोगों का मामला है, बंदरबाट जो चल रही थी। जिन्होंने उनको अपना जीवन नहीं जीने दिया। जिस केस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि प्रेम उस कदर घृणा बन गया हो, वो दोनों के बीच का मामला हो, मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं है। बट यहाँ ये क्लियर कट बंदरबाट का मामला है, पैसे का मामला है, और शायद जो जज साहिबा हँस तो दी, मुस्कुरा भी दी, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था किसी को भी कि वो एक एआई इंजीनियर है और वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम मारा था और सोती हुई सरकार को जगाया था, मुझे लगता है कि अतुल सुभाष का जो केस है, वो एक तरीके से बम का काम किया है उसने। सोते हुए समाज को जगाया। सोते हुए समाज को उसने जगाया है कि समाज में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है। आप कल्पना करिए कि क्या हमारे जो नौजवान हैं, उनके दिलों पर क्या बीती होगी? मेरा अगला सवाल यही था, मैं इसी पे आना चाह रहा था। मैं सवाल रख दूँ सर फिर आप बात जी, कंटिन्यू कीजिएगा। वो ये था कि ऐसे केसेज़ आने के बाद मैं भी निजी स्तर पे क्योंकि अभी तक अविवाहित हूँ, मेरे मन में भी एक एक सवालिया निशान खड़ा है कि जैसे आम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जुआ है शादी असल में। अगर बाज़ी सही लग गई तो वारे-न्यारे हैं और अगर दिक्कत हो गई तो फिर आपके सामने केसेस भी हैं। तो क्या इससे जो युवा है उसके मन में एक संदेह, एक संकोच, एक डर नहीं बनेगा आने वाले समय में कि कहीं अगर मेरी स्थिति ऐसी बन गई क्योंकि नहीं पता किसको संबंध कैसे बैठेंगे, तो उसमें हर किसी की परिस्थिति नहीं है कि वो 3 करोड़ छोड़िए 3 लाख भी दे पाए। वो नहीं दे सकता 80,000 रुपए महीना। तो ये डर का माहौल नहीं बनेगा और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर सामाजिक एक सोच पर, पूरी एक सोशल अंडरस्टैंडिंग पर? देखिए बिल्कुल, युवा इससे प्रभावित होंगे और मुझे लगता है कि अतुल सुभाष के केस में भी जो जितने भी युवा हैं, सबने देखा है वो कोई कोर कसर अतुल ने नहीं छोड़ी थी। जी, वो उस वायरल करने के लिए उसने हर जगह पे जहाँ वो टैग कर सकता था, जिस तरीके से वो पहुँचा सकता था सोशल मीडिया पे, उसने वो काम किया। जी। नौजवानों को ज़रूर इससे धक्का लगा होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो वो उससे कुछ सीख मिलनी चाहिए। और अ, ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपने कहा कि भई किसी के पास 3 लाख की भी देने की क्षमता नहीं है, तो हर्ष, मैं ये भी बता दूँ कि निचले स्तर के पे अगर बात की जाए तो वहाँ ये दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अतुल सुभाष का केस इसलिए था कि वहाँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्वॉल्व थे। तो एक ये भी एक वजह हो सकती है। बट यहाँ अगर मैं कहना चाहूँ तो ये क्या है कि शादी जैसी व्यवस्था जो है, उसके अंदर कुछ न कुछ बदलाव होते रहेंगे। हो सकता है नए कुछ कानून आएँ, हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़े और पुरुषों के हक में भी कुछ ऐसी चीज़ें
हों कि वो भी कहीं जा सकें या अपनी बात कह सकें या अपना पक्ष रख सकें। जी, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा संजीदा रहे हैं। लेकिन नौजवानों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि नौजवानों को कुछ चीज़ें इस तरह की समझनी पड़ेंगी कि आपका ये जीवन है, बहुत खूबसूरत है। आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, न केवल अपने लिए बल्कि इस खूबसूरत जीवन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, देश को भी दे सकते हैं। एक अच्छी प्रसन्नता से, आनंद से भर सकते हैं जी, और उसके लिए आपको एक अच्छे जीवन साथी की, एक पार्टनर की तलाश हर व्यक्ति को होती है। तो मेरी सलाह हमेशा से रही है और आज मैं फिर कहता हूँ इस बात को कि जिस भी इंसान से आप संबंध में बढ़ने जा रहे हैं, तो उसके साथ पहले थोड़ा समझ लें, उनके साथ थोड़ा वक़्त बिताएँ, उनके साथ दोस्ती करें, उनकी सभी बातें ईमानदार रहें, उनको भी कहें कि भई अ, हम एक जीवन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो एक ज़िम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे आपस में और जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से नाउ यू आर अ, वेरी वेल यू आर गेटिंग अलोंग विद ईच या अदर कंपैटिबल कंपैटिबल, तो फिर उसके बाद आप अगला स्टेप ये होना चाहिए कि अब इसमें थर्ड किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा टोका-टाकी या कोई भी हो, चाहे वो लड़के के पक्ष के माता-पिता हों, चाहे लड़की के पक्ष के माता-पिता हों। माता-पिता का इंटरफेरेंस क्यों होता है? माता-पिता का अगर कोई बच्चा भटका है, परेशान है, दुखी है, कोई बात है उसके मन में, तो हर बेटे को लगता है अपनी माता-पिता से वो डिस्कस करे और बेटी को भी लगता है कि वो अपनी माता-पिता से डिस्कस करे उन जी, बात में टू सीक और वो गाइडेंस। और वो गाइडेंस ले सकते हैं और उनको अगर कोई दुःख तकलीफ है माता-पिता को, ये लड़की का भी धर्म है, लड़के का भी धर्म है, तो उनको वो सब करना चाहिए। बट ये जो आपका अपना जीवन है, जी, जो आपकी अपनी ज़िंदगी है, जिसमें आपका बच्चा भी है, तो इसको सजाने-सँवारने का जो काम है, ये ज़िम्मेदारी क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अपने आप को, अपनी वाइफ़ को। अतुल के केस में सुन कर के बड़ा अच्छा लगा कि ही वाज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड जब उनकी उनको पता लगा कि मेरी जो वाइफ़ है, उनको बहुत ज़्यादा वो सिर्फ़ कस्टमर केयर में काम करने वाली एक लड़की है, तो उन्होंने उनको आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट करने की सोची और उनको सोचा कि वो आगे बढ़ें और उन्होंने उनको बहुत सारे इंटरव्यू दिलवाए। जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो निकिता भी कहीं न कहीं उसको भी कोई न कोई फीलिंग ज़रूर आई होगी। मैं जो बार-बार कह रहा हूँ कि ये जो इनकी माँ का जो इंटरफेरेंस है, यहाँ से सारी की सारी कहानी अनपढ़, जहालत से भरी हुई जो सोच है, उसका प्रदर्शन किया है उन्होंने ये, मैं तो ये कहूँगा। बहुत ही असंवेदनशील, है ना? अमानवीय। अमानवीय जो जी, उन्होंने किया है। उनकी बातचीत से, उनका हँसने के, उनका व्यंग से ये सब लगता है। हुँ, तो मैं नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी का ना करें। जो भी आपके अपने पर्सनल मैटर्स हैं, आप अपने आप में सुलझाएँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में आप बहुत कुछ आगे करेंगे और इस तरह की घटनाएँ जो हैं, वो कम से कम होंगी। मुझे ऐसा लगता है। सर इसी के साथ ये केस भी अभी क्योंकि सब जुडिस है, लंबित है, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे भी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, तो दोबारा इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जिस करवट ऊँट बैठेगा या जैसे भी कुछ होगा, उसी से फिर निर्धारित होगा कि किसी एक एआई इंजीनियर जो कि आपने जैसा बताया कि एक इतना अच्छा नागरिक और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा इंसान, क्या उसके जीवन की वैल्यू है या नहीं है। तो इसके बारे में दोबारा भी बात करेंगे, मगर आज इस कन्वर्सेशन को यहाँ पे कल विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर, आप आए और आपने बिल्कुल, बात की। हर्ष मैं जाते-जाते जी। जो अतुल सुभाष के जो माता-पिता हैं हुँ, उनके लिए कहना चाहता हूँ। अ मेरी संवेदनाएँ उनके साथ में पूरी तरीके से एकमिक होती हैं और ये जो पहाड़ सा दुःख है उनको मिला है, ईश्वर आपको अ, उससे निकलने में मदद करें। लेकिन आप ये भी समझें कि अ, अब अतुल सुभाष तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें जिस तरीके से की, जिस तरीके से उन्होंने समाज को जागृत किया या बताया, अपनी कहानी के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, जो भी उन्होंने सहा, तो निश्चित रूप से उनका जो बलिदान है, मैं कहूँगा या उनका जो त्याग है या उनको उन्होंने जिस तरह से देह त्यागी है, तो वो ज़रूर कहीं न कहीं समाज को एक दिशा ज़रूर देगी, ऐसा सकारात्मक मेरा बदलाव। मानना है। तो आप इस भाव के साथ रहें कि आपका बेटा जो है वो हमेशा रहेगा, वो अमर है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सुनी पूरी कन्वर्सेशन आपने ये
मामला अभी लंबित है, अभी कोर्ट में है। आगे किस तरह से क्या सारी चीज़ें होनी हैं, वो जिस तरह से जो-जो उसके अंदर बदलाव आते जाएँगे, जो-जो नए फैक्ट्स आते जाएँगे, आपके सामने रखे जाएँगे। मगर बहुत ज़िम्मेदारी से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि आज की ये पूरी बातचीत उस एक भावनात्मक जो दृष्टिकोण है, उसे ध्यान में रखते हुए की गई थी। मगर साथ ही साथ हमें एक ज़िम्मेदाराना एक एक रवैया भी रखना चाहिए, और वो ज़िम्मेदाराना रवैया ये है कि अभी जो एक माहौल बना हुआ है, उस माहौल के चलते हम कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी के भी बारे में कुछ भी ऐसा ना लिखें, कहें, पढ़ें, सुनें या आगे बढ़ाएँ, जो कि तार्किक ना हो, जिसको लेकर आपके पास कोई कैसा भी एविडेंस ना हो। क्योंकि अफ़वाहों का बाज़ार भी बहुत गर्म है, और क्योंकि एक बहुत ही बड़ी घटना है और जिससे लोग आहत भी हुए हैं, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसके बारे में हम अभी नहीं सोच सकते हैं। तो ज़िम्मेदारी से भी मेरा कहना ये है कि हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें। बाकी दोबारा मुलाकात होगी और इस विषय पर भी हम लोग दोबारा बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं और क्या प्रभाव तब समाज पर पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें और देखते रहें एमएस टीवी।